WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे आप लोग हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि इस तरह के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, संस्थान हैं, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में हर साल इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे वो आपका सिविल सर्विस का एग्जाम हो, या फिर आप देखिए स्टेट PCS के एग्जाम हो, या वनडे एग्जाम आपके हों। तो आज हम लोग इस क्लास में WHO के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। इतना कह सकता हूं कि इस क्लास को देखने के बाद आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस सवाल पूछे जाएंगे, उनके जवाब आप लोग बड़ी आसानी से दे पाएंगे। WHO की अगर हम लोग बात करें तो स्वास्थ्य के लिए क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। यहाँ आप देखिए UN की बात हुई है, संयुक्त राष्ट्र की बात हुई है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और आप देखिए WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ये आप लोग डेट याद रखिए जरूर। इसका मुख्यालय आप लोगों को जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ से आप लोग जाइए यूरोप, तो यहाँ आप लोगों को देखिए ये स्विट्जरलैंड है और ये आप लोगों को जेनेवा देखने को मिलेगा। तो यही इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। आप देखिए कि वर्तमान में WHO के 194 देश सदस्य हैं। कितने? 194 देश हैं वर्तमान में। जब भी आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उस समय चेक कर लिया करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी मौजूद हैं। कितने? 6। यह एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से एक कार्य करता है। WHO वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देता है, ताकि विभिन्न मानदंड एवं मानक निर्धारित करता है। और साथ ही WHO साक्ष्य आधारित नीति विकल्पों को स्पष्ट करता है और देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है तथा स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और मूल्यांकन करता है। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया था और वर्तमान में 7 अप्रैल को आप लोग प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। अगर हम लोग WHO के उद्देश्य की बात करें, कार्य की बात करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब किसी संगठन की स्थापना की जाती है तो उसका उद्देश्य भी तो होता है, कोई काम तो होते हैं। तो इसके उद्देश्य और कार्यों में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशक एवं समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना, संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष एजेंसियों, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशेवर समूहों और ऐसे अन्य संगठनों जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी हैं के साथ प्रभावी सहयोग स्थापित करना और उसे बनाए रखना, सरकार के अनुरोध पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करना, ऐसे वैज्ञानिक और पेशेवर समूहों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना जो स्वास्थ्य प्रगति के क्षेत्र में योगदान करते हैं। अगर हम लोग इसके संचालन की बात करें तो WHO का संचालन निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। इसमें आप देखते हैं कि एक तो विश्व स्वास्थ्य सभा है, जिसे आप लोग वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के नाम से भी जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों से बनी होती है और प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व अधिकतम 3 प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है और जिनमें से किसी एक को मुख्य प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है इसमें। और इन प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी तकनीकी क्षमता के आधार पर सबसे योग्य व्यक्तियों में से चुना जाता है, क्योंकि ये सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन का अधिमान्य प्रतिनिधित्व करते हैं। और विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक नियमित वार्षिक सत्र और कभी कभी विशेष सत्रों में भी आयोजित की जाती है। यह WHO के मुख्यालय यानी कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। और आप देखिए कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किया गया विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडा इस सभा का फोकस बना हुआ होता है। और कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद 2022 में विधानसभा की पहली बैठक हुई थी, इसकी व्यक्तिगत सभा हुई थी। मई 2022 में आप देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां सत्र आयोजित किया गया था। अगर हम लोग देखिए विश्व स्वास्थ्य सभा की कार्यों की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की नीतियों का निर्धारण करती है
और यह संगठन की वित्तीय नीतियों की निगरानी करती है और बजट की समीक्षा और अनुमोदन भी करती है। यह डब्ल्यूएचओ तथा संयुक्त राष्ट्र के मध्य होने वाले किसी भी समझौते के संदर्भ में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करता है। क्या करता है? रिपोर्ट करता है। इसकी अगर हम लोग सचिवालय की बात करें तो सचिवालय में महानिदेशक और ऐसे तकनीकी और एवं प्रशासनिक कर्मचारी शामिल किए जाते हैं जिनकी संगठन के लिए आवश्यक माना जाता है। और विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप बोर्ड द्वारा नामांकन के आधार पर विश्व स्वास्थ्य सभा के महानिदेशक की नियुक्ति की जाती है। अगर हम लोग सदस्यता और सह सदस्यता की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं। ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रीय समूह जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं है उन्हें स्वास्थ्य सभा द्वारा सह सदस्यों के रूप में नामित किया जा सकता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक योगदान अगर हम लोग देखें तो देशीय कार्यालय कंट्री ऑफिस ये संबंधित देश की सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच प्राथमिक संपर्क बिंदु होता है। और आप देखते हैं कि ये स्वास्थ्य मामलों पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ साथ प्रासंगिक वैश्विक मानकों और दिशा निर्देशों को साझा करते हैं एवं सरकार के अनुरोध तथा आवश्यक मांगों को डब्ल्यूएचओ के अन्य स्तरों तक पहुंचाते हैं। ये देश के बाहर किसी बीमारी के फैलने के बारे में मेजबान सरकार को सूचित करते हैं और उसके साथ मिलकर कार्य भी करते हैं, या देश में स्थित अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के कार्यालयों को सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और आप देखते हैं कि स्वास्थ्य सरकार के अतिरिक्त डब्ल्यूएचओ स्वयं भी अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, प्रदाताओं, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के साथ समन्वय स्थापित करता है। डब्ल्यूएचओ के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यों से सभी देश लाभान्वित होते हैं और जिसमें सर्वाधिक विकसित देश भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए चेचक का वैश्विक उन्मूलन, क्षय रोग को नियंत्रित करने के बेहतर एवं सस्ते तरीकों का प्रसार आदि शामिल है इसमें। डब्ल्यूएचओ का मानना है कि टीकाकरण से बचपन के 6 प्रमुख संक्रामक रोगों डिप्थीरिया, खसरा, पोलियोमाइलाइटिस, टिटनेस, क्षय रोग, काली खांसी की रोकथाम होती है। टीकाकरण उन सभी बच्चों के लिए उपलब्ध होना चाहिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। और डब्ल्यूएचओ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सहयोग से सभी बच्चों के लिए प्रभावी टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु एक विश्वव्यापी अभियान का नेतृत्व भी कर रहा है। और अगर आप देखिए यूनिसेफ की बात करें हम लोग तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, बच्चों के लिए काम करता है क्योंकि इस तरह इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे इसके बारे में भी विस्तार बात करेंगे, अभी केवल इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। इसकी स्थापना आप देखते हैं कि 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। डब्ल्यूएचओ की ऐतिहासिक यात्रा अगर हम लोग देखें ना, जर्नी देखें इसकी, तो डब्ल्यूएचओ ने अपनी स्थापना के पहले दशक यानी कि 1948 से 1958 के दौरान विकासशील देशों के लाखों लोगों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट संक्रामक रोगों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया। वर्ष 1958 से 1968 की अवधि में अफ्रीका में कई उपनिवेश स्वतंत्र हुए जो बाद में आप देखिए संगठन के सदस्य बन गए। डब्ल्यूएचओ ने 1960 के दशक में विश्व रासायनिक उद्योग के साथ मिलकर कार्य किया ताकि ओनोकोसेरियासिस यानी कि आप देखिए रिवर ब्लाइंडनेस और सिस्टोसोमियासिस के रोग वाहकों से लड़ने के लिए नए कीटनाशक विकसित किए जा सकें। बीमारियों एवं मृत्यु के कारणों की नाम पद्धति का वैश्विक मानकीकरण करना अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संचार में डब्ल्यूएचओ का महत्वपूर्ण योगदान था। डब्ल्यूएचओ की स्थापना की तीसरे दशक यानी कि 1968 से 78 में विश्व में चेचक उन्मूलन के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त हुई। 1967 तक आप देखिए 31 देशों में चेचक स्थानिक रोग था। इससे आप देखिए लगभग 10 से 15 मिलियन लोग प्रभावित थे और सभी प्रभावित देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टीम द्वारा इस विषय पर काम किया गया जिसका डब्ल्यूएचओ ने नेतृत्व एवं समन्वय किया। और इस विशाल अभियान से वैश्विक स्तर पर बच्चों को प्रभावित करने वाले 6 रोगों डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी और आप देखिए खसरा, पोलियोमाइलाइटिस एवं क्षय रोग के प्रति टीकाकरण, इसमें आप देखें बीसीजी वैक्सीन के साथ विस्तार भी किया गया। और राजनीतिक कारणों से लंबे असमंजस के बाद इस अवधि में डब्ल्यूएचओ ने संपूर्ण विश्व में मानव प्रजनन पर अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देकर परिवार नियोजन के क्षेत्र में प्रवेश किया। मलेरिया एवं कुष्ठ रोग के नियंत्रण के लिए भी नए प्रयास किए थे। और आप देखिए डब्ल्यूएचओ की स्थापना के चौथे दशक यानी कि 1978 से 88 की शुरुआत डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ की एक बेहद वैश्विक सम्मेलन द्वारा हुई। यह सम्मेलन सोवियत संघ की एशियाई हिस्से में स्थित एक शहर अल्मा आता
में आयोजित किया गया था। अल्मा आता सम्मेलन में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, निवारक एवं उपचारात्मक उपायों के महत्व पर बल दिया जाता है। और इस सम्मेलन में सामुदायिक भागीदारी पर बल देना, उपयुक्त तकनीकी एवं अंतर क्षेत्रीय सहयोग करना आदि विश्व स्वास्थ्य नीति के केंद्रीय स्तंभ बन गए थे। और डब्ल्यूएचओ की स्थापना के 30 वर्षों के उपरांत 134 सदस्य राष्ट्रों ने समान प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की, जो कि इसके धैर्य वाक्य सभी के लिए स्वास्थ्य में सन्निहित है। और आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1980 में सभी के लिए सुरक्षित पेयजल एवं पर्याप्त उत्सर्जन निपटान के प्रावधान हेतु की गई अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक 1981 से 90 की घोषणा डब्ल्यूएचओ द्वारा समर्थित थी। और इस अवधि में प्रत्येक देश को वैश्विक बाजारों में बेचे जाने वाले हजारों ब्रांड के उत्पादों के बजाय सभी सार्वजनिक सुविधाओं में उपयोग के लिए आवश्यक दवाओं की एक सूची विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। ओरल आप देखते हैं रिहाइड्रेशन थेरेपी द्वारा संपूर्ण विश्व में शिशुओं में होने वाले डायरिया नामक बीमारी पर नियंत्रण एक और बड़ी सफलता थी, जो कि बहुत ही सरल सिद्धांतों पर आधारित थी। और इसके नेटवर्क की बात करें तो आप देखिए, वर्ष 1995 में कांगो में इबोला वायरस का प्रकोप जिससे आप देखिए डब्ल्यूएचओ 3 महीने तक अनभिज्ञ रहा, ने वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी और अधिसूचना प्रणालियों की एक चौंकाने वाली कमी का खुलासा किया था। और 1997 में डब्ल्यूएचओ ने कनाडा के साथ मिलकर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंस नेटवर्क को सभी जगह प्रसारित किया, और जिससे संभावित महामारियों की सूचनाएं देने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करने हेतु इंटरनेट तकनीक का लाभ उठाया। इंटरनेट का जमाना ही है। डब्ल्यूएचओ ने सन 2000 में आप देखते हैं कि GPHIN को ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट रिस्पांस नेटवर्क के साथ घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए जोड़ दिया। और आप देखते हैं कि ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट रिस्पांस नेटवर्क ने 120 नेटवर्क एवं संस्थानों को किसी भी संकट के प्रति तीव्र कार्रवाई करने के उद्देश्य से डेटा प्रयोगशालाओं और कौशल एवं अनुभव के साथ जोड़ दिया। डब्ल्यूएचओ के द्वारा किए गए अन्य प्रयास देखें अगर हम लोग, तो आप देखेंगे कि डब्ल्यूएचओ ने कैंसर से निपटने के लिए भी अपने प्रयासों में वृद्धि की, जो समृद्ध राष्ट्रों की तरह ही अब विकासशील देशों में भी मौतों का कारण बन रहा है। तंबाकू पुरुषों एवं महिलाओं दोनों की होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है। इन मौतों को रोकने के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रत्येक देश में तंबाकू के सेवन को प्रतिबंधित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और आप देखते हैं कि एड्स की विश्वव्यापी महामारी ने इस घातक योग संचारित वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बढ़ते वैश्विक प्रयासों के बीच डब्ल्यूएचओ के लिए एक और चुनौती पेश की है। डब्ल्यूएचओ एचआईवी पीड़ितों के 100 परीक्षण की सुविधा पर कार्य कर रहा है, ताकि एचआईवी पीड़ित अधिक लोगों को उनकी स्थिति का पता चल सके और वे सही उपचार प्राप्त कर सकें। डब्ल्यूएचओ ने वर्ष 2021 में कोविड-19 को महामारी के रूप में वर्णित भी किया था। और आप देखते हैं कि अगर हम लोग डब्ल्यूएचओ यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत को देखें इस दोनों के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत 12 जनवरी 1948 को डब्ल्यूएचओ का सदस्य बना था। ये डेट जरूर याद रखिएगा, 12 जनवरी 1948 को भारत शामिल हुआ था। और आप देखिए डब्ल्यूएचओ का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और आप देखते हैं कि डब्ल्यूएचओ द्वारा किए गए स्वास्थ्य संबंधी प्रयास चेचक, वर्ष 1967 में भारत में दर्ज किए गए चेचक के मामलों की कुल संख्या विश्व के कुल मामलों की लगभग 65% थी। इसमें आप देखिए कि 26,225 मामलों में रोगी की मृत्यु हो गई। इस घटना ने भविष्य में होने वाले अथक संघर्ष की विकट तस्वीर प्रस्तुत की है। और 1967 में डब्ल्यूएचओ ने गहन चेचक उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया था। और आप देखेंगे कि डब्ल्यूएचओ भारत सरकार की समन्वित प्रयास से 1977 में चेचक का उन्मूलन किया गया था। फिर आप देखिए पोलियो आ जाता है। विश्व बैंक की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से डब्ल्यूएचओ द्वारा वर्ष 1988 में प्रारंभ की गई वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल के संदर्भ में भारत ने पोलियो रोग के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की थी। वर्ल्ड बैंक यानी कि वित्तीय संस्थान है। पोलियो अभियान 2012 भारत सरकार ने यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रोटरी इंटरनेशनल, रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्रों की साझेदारी से 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो से बचाव हेतु टीका लगवाने की आवश्यकता के बारे में आप देखिए सार्वभौमिक जागरूकता में योगदान दिया। और इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप आप देखिए वर्ष 2014 में भारत को एक एंडेमिक देशों की सूची से बाहर रखा गया था इसमें। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने डब्ल्यूएचओ के सुधारों पर जोर भी दिया था, ये भी याद रखिएगा।
भारत द्वारा सुझाए गए सुधार क्या हो सकते हैं इसमें? अंतर्राष्ट्रीय चिंता संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषणा प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना। या आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चिंता संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करने के लिए स्पष्ट मानदंडों के साथ वस्तुनिष्ठ मानदंड तैयार करने की आवश्यकता है। घोषणा प्रक्रिया में पारदर्शिता और तत्परता पर जोर दिया जाना चाहिए। और आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चिंता संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जो गंभीर, अचानक और असामान्य या फिर अप्रत्याशित हो, प्रभावित राज्य की राष्ट्रीय सीमा से परे सार्वजनिक स्वास्थ्य के निहितार्थ हो, और जिसमें आप देखिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही की आवश्यकता हो। और वित्त पोषण की बात करें तो WHO की कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों के लिए अधिकांश वित्त पोषण अतिरिक्त बजटीय योगदान से आता है और जो स्वैच्छिक प्रकृति के होते हैं, और इन्हें सामान्य रूप से निर्धारित किया जाता है। WHO को इन फंडों के उपयोग में बहुत कम लचीलापन प्राप्त है और यह सुनिश्चित करने किया जाना चाहिए कि अतिरिक्त बजटीय या स्वैच्छिक योगदान की आवश्यकता कहाँ सबसे अधिक है। WHO के पास उन क्षेत्रों में इसके उपयोग के लिए आवश्यक लचीलापन भी है। WHO के नियमित बजट को बढ़ाने पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि विकासशील देशों पर भारी वित्तीय बोझ आरोपित किए बिना WHO की अधिकांश मुख्य गतिविधियों को इससे वित्त पोषित किया जा सके। और वित्त पोषण तंत्र और जवाबदेही ढांचे की पारदर्शिता सुनिश्चित करना। ऐसी कोई सहयोगी तंत्र नहीं है जिससे सदस्य राज्यों के परामर्श से वास्तविक परियोजनाओं और गतिविधियों पर निर्णय लिया जाता हो और वित्तीय मूल्य एवं सदस्य राज्यों की प्राथमिकताओं के अनुसार परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं और उनमें हो रही असामान्य देरी के संबंध में ना ही कोई समीक्षा होती है। मजबूत और सुरक्षित वित्तीय जवाबदेही ढांचे की स्थापना से वित्तीय प्रवाह में अखंडता बनाए रखने में मदद मिलेगी और बढ़ी हुई जवाबदेही को देखते हुए डेटा रिपोर्टिंग और वित्त के विवरण के संबंध में उचित पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता की बात भी की जाती है। इसमें आप देखते हैं कि WHO के सदस्य राज्यों की प्रतिक्रिया क्षमता में वृद्धि, इसकी बात भी होती रहती है। तो IHR 2005 में आप देखते हैं कि कार्यान्वयन ने सदस्य राज्यों के बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे में महत्वपूर्ण कमियों को उजागर किया या कोविड-19 महामारी से निपटने में उनकी क्षमता को देखते हुए और अधिक स्पष्ट हो गया है। यह आवश्यक है कि WHO द्वारा अपने सामान्य कार्यों के तहत की जाने वाली कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों में IHR 2005 के तहत उन आवश्यक सदस्य राज्यों में क्षमता निर्माण को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां सदस्य राज्यों द्वारा की गई IHR 2005 पर स्व रिपोर्टिंग के आधार पर कमी पाई जाती है। WHO के प्रशासनिक ढांचे में सुधार की बात होती रहती है। तो यह तकनीकी संगठन होने के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन में अधिकांश कार्य स्वतंत्र विशेषज्ञों से बनी तकनीकी समितियों द्वारा किए जाते हैं और साथ ही इसके अलावा बीमारियों के प्रकोप से जुड़े बढ़ते जोखिम को देखते हुए WHO स्वास्थ्य आपात स्थिति कार्यक्रम के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार स्वतंत्र निरीक्षण और सलाहकार समिति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। WHO से मिलने वाली तकनीकी सलाह और सिफारिशों के आधार पर कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्यों के लिए WHO के कामकाज में सदस्य राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सदस्य राज्यों द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षक सुनिश्चित करने हेतु कार्यकारी बोर्ड की स्थायी समिति जैसे विशिष्ट तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता की बात की जाती है। IHR के कार्यान्वयन में सुधार। तो आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय 2005 के तहत 100 रिपोर्टिंग सदस्य राज्यों का एक दायित्व है। यद्यपि IHR के कार्यान्वयन की समीक्षा स्वैच्छिक है। IHR एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौते का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें WHO के सभी सदस्य राज्यों सहित विश्व भर के 196 देश शामिल हैं। इन विनिमयों का उद्देश्य आप देखेंगे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों जिनमें एक देश से दूसरे देश में प्रसारित होने तथा मानव जाति के समक्ष जोखिम उत्पन्न करने की संभावना हो को रोकने, उन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद करना। IHR कार्यान्वयन की समीक्षा स्वैच्छिक आधार पर जारी रहनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करना भी महत्वपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को विकासशील देशों के उन क्षेत्रों में सहायता हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए जिनकी पहचान IHR के क्रियान्वयन में आवश्यक क्षमता की कमी वाले क्षेत्र के रूप में की जाती है। चिकित्सीय सुविधाओं, टीके और निदान तक पहुंच। यह महसूस किया गया है कि दोहा घोषणा के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ट्रप्स समझौते में प्रदान की गई छूट कोविड-19 महामारी जैसे संकटों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है और कोविड महामारी का मुकाबला करने के लिए सभी साधनों तक उचित और वहनीय और समान पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस प्रकार उनके आवंटन हेतु एक रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है। ये WHO में सुधार की बात हो रही है। संक्रामक रोगों और महामारी के प्रबंधन हेतु वैश्विक ढांचे का निर्माण। यह आवश्यक हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों, अवसंरचनात्मक तैयारी, मानव संसाधन और परीक्षण एवं निगरानी प्रणाली जैसे
प्रासंगिक स्वास्थ्य प्रणालियों की समीक्षा के संदर्भ में सदस्य राज्यों का समर्थन किया जाए तथा इस संदर्भ में एक निगरानी तंत्र की स्थापना की जाए। महामारी की संभावना वाले संक्रामक रोगों के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया के संदर्भ में देशों की क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए, और जिसमें आप देखिए प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य पर मार्गदर्शन तथा स्वास्थ्य आपात के लिए आर्थिक उपायों पर एक बहुविषयक दृष्टिकोण, जिसमें स्वास्थ्य एवं प्राकृतिक विज्ञान के साथ साथ सामाजिक विज्ञान भी शामिल है, का समावेश हो। महामारी प्रबंधन हेतु वैश्विक भागीदारी की आवश्यकता। नए इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण मानव जाति में रोगों के अत्यधिक प्रसार के जोखिम की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में वैश्विक समुदायों द्वारा तत्काल इस समस्या के समाधान हेतु साहसिक प्रयास किए जाने और हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में सतर्कता और तैयारियां सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। वैश्विक महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया संबंधी क्षमता में सुधार तथा भविष्य में ऐसी किसी भी महामारी का सामना करने की हमारी क्षमता को मजबूती प्रदान करना वैश्विक भागीदारी का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। तो ये कहानी है WHO की। तो इसके बारे में इतनी जानकारी याद रखिए। अगर आप देखिए मुख्य परीक्षा में भी लिखना होगा ना आपको, तब भी आप लिख पाएंगे अच्छे से। कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो मेरे लिए, तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी किसी और संगठन के बारे में जानने की दिलचस्पी हो तो उसका नाम आप लोग नीचे बताइएगा, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे।